तो हेलो गाइज, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू बिकम अ मोबाइल एप्लीकेशन इंजीनियर। मोबाइल एप्लीकेशन इंजीनियर कौन होता है जो कि एंड्रॉइड, आईओएस या फिर क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशंस डेवलप करता है। तो अगर आप लोगों को कोई भी ऐसी हेल्प चाहिए, जो भी आपके डाउट्स वगैरह है वो सारे सोल्व करने हैं, या फिर आपको रिसोर्सेज चाहिए, तो आप इस वाली वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक फॉलो कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर हम लोगों ने एंड्रॉइड, आईओएस या फिर क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशंस डेवलपर के सारे रोड मैप को कवर अप किया है। इसके अंदर सारे रिसोर्सेज, जो भी सारे डाउट्स रहते हैं आप लोगों के, वो सारे कवर अप किए गए हैं। तो इस वाली वीडियो को एंड तक जरूर देख के जाना। एंड लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन लोगों के दिमाग में आता है वो रहता है कि 2022 के अंदर हम लोगों को ये वाली फील्ड को एक्सप्लोर करना भी चाहिए कि नहीं। हम लोगों ने क्लाउड इंजीनियरिंग, मशीन लर्निंग या फिर ब्लॉकचेन जैसे बड़े बड़े वर्ड्स को सुन लिया है, और हम लोग अभी सोच रहे हैं कि हम लोगों को इस वाली फील्ड के अंदर जाना भी चाहिए कि नहीं। और मैं आप लोगों को कहूं कि आप लोगों को इस वाली फील्ड के अंदर डेफिनेटली जाना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर अभी भी बहुत ज्यादा स्कोप है। बहुत सारी सर्विस बेस्ड कंपनीज, बहुत सारी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, बहुत सारे स्टार्टअप्स इस वाली फील्ड के अंदर बहुत सारे बंदों को हायर कर रहे हैं, और ज्यादा पैकेजेस लग रहे हैं। अब मेरा खुद का पैकेज, आई एम 16 करंटली एंड आई गोट अ पैकेज ऑफ 24 lakhs पर एनम। सो इस वाली फील्ड के अंदर बहुत ज्यादा स्कोप है एंड बहुत ज्यादा पैकेज भी मिल सकता है आप लोगों को। तो इस वाली फील्ड के अंदर अगर आप लोगों को ये डाउट था कि आप लोगों को ये वाली फील्ड को फॉलो करना भी चाहिए कि नहीं, तो इस वाले डाउट को तो आप भूल ही जाओ, क्योंकि इस वाली फील्ड को आप डेफिनेटली फॉलो कर सकते हो। अगर आप लोग चाहते हो कि एक मोबाइल एप्लीकेशन इंजीनियर बनना, आप लोगों को चाहते हो कि आप खुद के एप्स बना के प्ले स्टोर पे पब्लिश कर पाओ या फिर ऐप स्टोर पे पब्लिश कर पाओ और कुछ एक प्रॉब्लम को सोल्व कर पाओ, तो इस वाली फील्ड को आप डेफिनेटली एक्सप्लोर कर सकते हो। इसमें कोई भी डाउट नहीं है। तो जो सबसे जरूरी चीज है, आप लोगों को सबसे पहले समझना पड़ेगा कि आप लोगों को नेटिव और हाइब्रिड के अंदर डिफरेंस क्या होता है। अब नेटिव एप्स वो होती हैं जो कि जावा, कोटलिन या फिर ऑब्जेक्टिव सी या फिर स्विफ्ट के अंदर डेवलप की जाती है, एंड ये जो है अपने जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उससे नेटिव लैंग्वेजेस होती हैं। तो अगर आप लोगों को एक नेटिव ऐप डेवलप करनी है जो कि सिर्फ एंड्रॉइड के अंदर चले या फिर जो सिर्फ आईओएस के अंदर चले, तो आप लोगों को उनके रिलेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखना पड़ेगा। एंड उनसे रिलेटेड जो भी उनके स्टूडियोज आते हैं, अभी जो एंड्रॉइड के लिए आता है वो एंड्रॉइड स्टूडियो होता है, एंड एक्सकोड होता है वो आईओएस के लिए होता है। तो अगर आप लोगों को इनसे नेटिव एप्लीकेशन डेवलप करनी है जो कि सिर्फ एक नेटिव ओएस पे चले, तो आप लोगों को नेटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखनी पड़ेगी। एंड उसके बाद उनसे रिलेटेड जो भी उनके सॉफ्टवेयर है, जैसे कि एंड्रॉइड स्टूडियो या फिर एक्सकोड, सीखना पड़ेगा। तो अगर आप लोगों को एंड्रॉइड डेवलपमेंट की फील्ड में जाना है, तो आप लोग जावा या फिर कोटलिन में से दोनों में से एक चॉइस करोगे। अब जावा मैं उन लोगों को कहूंगा कि जिनको पहले से जावा आती है और जो लोग सिर्फ प्रोजेक्ट्स बनाना चाहते हैं, जो भी रिज्यूमे में ऐड करने के लिए प्रोजेक्ट्स बनाना चाहते हैं, तो वो लोग जावा को फॉलो कर सकते हैं। लेकिन जो लोग सीरियस हैं, जो कि जॉब्स पाना चाहते हैं इस वाली फील्ड के अंदर, जो कि एप्स डेवलप करना चाहते हैं, जो कि प्ले स्टोर पे पब्लिश करना चाहते हैं, मैं उनको डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा कोटलिन के साथ जाने के लिए, क्योंकि कोटलिन जो है अभी ऑफिशियल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बन चुकी है एंड्रॉइड के लिए। एंड मैं चाहता हूं कि आप लोग लेटेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से ही अपडेटेड रहो। तो अगर आप लोगों को सीखना है तो आप लोग डायरेक्टली कोटलिन को सीखो। कोटलिन के ऊपर बहुत सारी एप्स आप लोगों को मिल जाएंगी, आप लोगों को बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे, आप लोगों को बहुत सारी जॉब्स मिल जाएंगी। आप उन सारी जो भी आपके प्रोजेक्ट्स उनको डेवलप करो, उसके बाद उन सारी जॉब्स के पास जाके आप लोग अप्लाई करना शुरू कर सकते हो। एंड कोटलिन डेवलपर्स आर द मोस्ट डिमांडेड डेवलपर्स इन द इंडस्ट्री राइट नाउ, क्योंकि अभी जो एंड्रॉइड, जो भी कोटलिन के अंदर जो भी डेवलपमेंट है, बहुत सारे कम लोग जानते हैं, क्योंकि जावा के अंदर बहुत सारे लोग जो है पहले ही घुस चुके हैं जावा के अंदर, जो कि जावा के अंदर एंड्रॉइड डेवलपमेंट करते हैं। तो अगर आप लोग कोटलिन के अंदर जाके अभी मार्केट में उतरोगे, तो आप लोगों के पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है आप लोगों को। तो अगर आप लोगों ने चूज कर लिया कि आप लोगों को जावा में कोडिंग करनी है या फिर कोटलिन में कोडिंग करनी है, उसके बाद आप लोग सीखने वाले हो एंड्रॉइड डेवलपमेंट। अब एंड्रॉइड डेवलपमेंट में आप लोगों को सबसे पहले सॉफ्टवेयर सीखना रहेगा, वो रहेगा एंड्रॉइड स्टूडियो। अब एंड्रॉइड स्टूडियो एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर आप लोग जावा या कोटलिन में प्रोग्रामिंग करोगे। उसके अंदर एक सेकेंडरी वो भी लैंग्वेज होती है जिसके अंदर आप लेआउट डिजाइन करते हो, वो होती है एक्सएमएल। अब एक्सएमएल दोनों के लिए अगर आप जावा भी सीख रहे हो या फिर कोटलिन सीख रहे हो, इन दोनों के लिए एक सेम ही लैंग्वेज रहने वाली है एक्सएमएल, जिसके थ्रू आप लेआउट डिजाइन करोगे। और जो जावा या कोटलिन रहेगी, वो उसके पीछे का फीचर डिसाइड करेंगे। उसके पीछे का जो भी फंक्शन रहेगा वो सारा जावा या कोटलिन में लिखा जाएगा। तो आप लोगों को उसके बाद एंड्रॉइड स्टूडियो सीखना रहेगा। तो उसके जो भी सारे रिसोर्सेज रहेंगे, जो भी सारे वीडियोज रहेंगे, जो भी सारे प्ले लिस्ट या फिर जो भी कोर्सेज रहेंगे, वो सारे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएंगे। और अगर हम लोग बात करें आईओएस डेवलपर्स के बारे में, अब आईओएस डेवलपमेंट में दो लैंग्वेजेस सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं, जो कि है स्विफ्ट और ऑब्जेक्टिव सी। अब स्विफ्ट और ऑब्जेक्टिव सी में कोई भी ज्यादा मेन डिफरेंस नहीं है। अगर आप लोगों को कोई भी एक लैंग्वेज पसंद आ सकती है, आप इन दोनों में से कोई भी एक लैंग्वेज को डिसाइड करो। आप लोगों के पास एक मैकबुक जरूर होना चाहिए इस केस में, अगर आप लोगों को आईओएस ऐप डेवलप करनी है, क्योंकि आप लोग जो भी है विंडोज के अंदर आप लोग आईओएस की ऐप डेवलप नहीं कर सकते, क्योंकि एप्पल के अलग ही नखरे हैं।
तो अगर आप लोगों को इन दोनों में से कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप लोग सिलेक्ट कर पाते हो, उसके बाद आप लोगों को सीखना पड़ेगा एक्सकोड। अब जैसे कि एंड्रॉइड स्टूडियो एंड्रॉइड के लिए था, वैसे ही एक्सकोड जो रहेगा वो iOS डेवलपमेंट के लिए रहेगा। तो अगर आप लोगों को iOS ऐप डेवलप करनी है तो आप लोग स्विफ्ट या ऑब्जेक्टिव सी में जो भी उसका कोड है वो लिखने वाले हो। तो ये तो हो गया नेटिव एप्स का रोड मैप। अगर आप लोगों को एक नेटिव ऐप डेवलपर बनना है तो आप लोग ये वाले रोड मैप को फॉलो कर सकते हो, और इसके जो भी सारे रिसोर्सेज रहेंगे वो सारे आपको डिस्क्रिप्शन में तो ऑब्वियसली मिलने ही वाले हैं। और अगर आप लोगों को एक क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन इंजीनियर बनना है तो आप लोगों के पास दो चॉइसेस आती है, जो कि होती है रिएक्ट नेटिव और फ्लटर। अब रिएक्ट नेटिव और फ्लटर दोनों बहुत ज्यादा पॉपुलर है। तो अगर आप लोग रिएक्ट नेटिव के थ्रू जाते हो तो आप लोगों को HTML CSS और जावास्क्रिप्ट की प्रायर नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप लोगों को ये चीजें नहीं आएंगी तो आप लोगों को सिंटैक्स समझ में नहीं आएगा रिएक्ट नेटिव में क्या लिखा जा रहा है, क्योंकि उसके अंदर टैग्स रहते हैं, जो भी स्टाइल शीट वगैरह रहती है वो सारी HTML CSS की सिमिलर होती है, और जो उसमें जो भी मेन प्रोग्रामिंग रहती है वो रहती है जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो अगर आप लोगों को वो नहीं आती है तो आप लोग रिएक्ट नेटिव के अंदर कोड नहीं कर पाओगे। तो अगर आप लोगों को रिएक्ट नेटिव के थ्रू जाना है, क्योंकि मैं खुद भी एक रिएक्ट नेटिव एप्लीकेशन डेवलपर हूं, तो अगर आपको इस वाली फील्ड के अंदर जाना है आपको HTML CSS या फिर जावास्क्रिप्ट भी HTML CSS और जावास्क्रिप्ट सीखनी पड़ेगी। और उसके अलावा आप लोगों को अगर रिएक्ट JS आती है ऑलरेडी तो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इजी होने वाली है रिएक्ट नेटिव। तो अगर आप लोगों को रिएक्ट JS आती है तो आप लोग डायरेक्टली रिएक्ट नेटिव चूज कर सकते हो विदाउट एनी क्वेश्चन। तो अगर आप लोगों को HTML CSS और जावास्क्रिप्ट के झंझट में नहीं फंसना है तो आप लोग डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज कर सकते हो। अब डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? अब डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू आप लोग फ्लटर के अंदर कोड को डेवलप कर सकते हो। तो अगर आप लोगों को एंड्रॉइड और iOS एप्स डेवलप करनी है तो आप लोग फ्लटर को चूज कर सकते हो, क्योंकि यहाँ से अगर आप लोगों को डायरेक्ट ऐप डेवलपमेंट पे जंप करना है तो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इजियर रहने वाला है। रिएक्ट नेटिव उन लोगों के लिए है जो कि वेब डेवलपमेंट में पहले थे, जो कि रिएक्ट जेएस में कोड को डेवलप कर रहे थे, लेकिन अभी वो ऐप डेवलपमेंट की फील्ड में जा रहे हैं। उनके लिए रिएक्ट नेटिव मैं ज्यादा रिकमेंड करता हूँ। लेकिन अगर आप लोग स्टार्टिंग से ऐप डेवलपमेंट चूज कर रहे हो तो आप लोग फ्लटर को चूज कर सकते हो। इसके अंदर आप लोग एंड्रॉइड और iOS दोनों के लिए एप्स डेवलप कर सकते हो, एंड इसके लिए बहुत ज्यादा डिमांड है मार्केट के अंदर करंटली। और रिएक्ट नेटिव और फ्लटर से रिलेटेड जो भी आपके रिसोर्सेज रहेंगे वो सारे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। जो भी आपकी कोर्सेज प्लेलिस्ट सारे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, तो आप लोग वहां से जाके इनको चेकआउट कर सकते हो। तो हाँ गाइज, आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। हम लोगों ने आज बहुत सारी नई चीजें सीखी हैं, जैसे कि नेटिव और हाइब्रिड एप्स में डिफरेंस क्या होता है, नेटिव के अंदर कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं जिसको हमें सीखना पड़ेगा बिफोर लर्निंग द सॉफ्टवेयर इटसेल्फ। तो आप लोगों को उन सारी चीजों के बारे में हमने नॉलेज दी है। उसके अलावा अगर आप लोगों को क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशंस डेवलप करनी है, उनसे रिलेटेड सारे रिसोर्सेज, जो भी आपके सारे डाउट्स वगैरह हैं, वो सारे हमने इस वीडियो के अंदर कवर अप किए हैं। तो अगर आप लोगों को जो भी अलग डाउट रहे तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।